हेलो स्टूडेंट्स, तरक्की की क्या हमने गढ़ी कहानी है। तरक्की की क्या हमने गढ़ी कहानी है। वायु प्रदूषण ही इसकी सबसे बड़ी निशानी है। तरक्की की क्या हमने गढ़ी कहानी है बच्चों, प्रदूषण ही इसकी सबसे बड़ी निशानी है। सो गुड इवनिंग टू एवरी वन ऑफ यू माई स्टूडेंट्स। जैसा कि आप समझ चुके होंगे, आज का टॉपिक है प्रदूषण। आज का टॉपिक है पॉल्यूशन। KSIS एकेडमी से डॉक्टर राकेश सिंह आप सबों का हार्दिक स्वागत करता है। आज का ये महत्वपूर्ण टॉपिक प्रदूषण, ये पीटी और मेंस, मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय है। हम लोगों को किस तरह से प्रदूषण टॉपिक को पढ़ना चाहिए, कैसे नोट्स बनाना चाहिए, मेंस का कैसे आंसर लिखना चाहिए, पीटी की कैसे तैयारी करना चाहिए, ये सब हम लोग अपने चर्चा के दौरान बात करेंगे। और इस साल के बच्चे जो BPSC 66 मेंस की परीक्षा दे रहे हैं, आप लोग के लिए भी एक क्वेश्चन है जो कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। इस विषय को ध्यान से पढ़ने के लिए, इस टॉपिक को सही रूप से पढ़ने के लिए इसको 4 भाग में बांटना चाहिए। पहला भाग हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स या मूल अवधारणा पढ़ेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है प्रदूषण पे अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश क्या है, व्हाट आर द इंटरनेशनल गाइडलाइंस, जैसे कि WHO का क्या दिशा निर्देश है प्रदूषण को कम करने के लिए, वो सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। इसका तीसरा भाग जो है, जो मेंस और पीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि हम लोग प्रदूषण एक टॉपिक को साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से कैसे पढ़ेंगे। व्हाट शुड बी द बैकग्राउंड टू स्टडी pollution from the perspective of science and technology, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से हम लोग को इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। और चौथा, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स यानी सरकारी कार्यक्रम या योजना, कौन कौन से सरकारी कार्यक्रम, कौन कौन सा सरकारी योजना, कौन कौन सा गवर्नमेंट गाइडलाइंस, कौन कौन सा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो है इस टॉपिक पे आधारित है या इस टॉपिक से रिलेटेड, संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2 शब्द, हिंदी में इसको कहते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थिति, इंग्लिश में कहते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो पहला शब्द जो है बच्चों हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे वो है पर्यावरण एवं परिस्थिति, और दूसरा है आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। अब इस चित्र को देखिए, इस स्लाइड्स को देखिए, इसमें आप देखेंगे कि हाथी है, नदी है, मिट्टी है, पेड़ है और साथ में कुछ और भी जीवों का समूह है। ये देखिए, कुछ और भी जीवों का आपको समूह मिलेगा। आप इस टॉपिक को ऐसे समझिए, ये मिट्टी है और मिट्टी में भी काफी जीव हैं। हो सकता है इस जीव के कारण आपका मिट्टी जो है फर्टाइल हो, ज्यादा उर्वरक हो, और बहुत तरीके के, विभिन्न तरीके के पौधा जो है इसमें उगता है। मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन ऑन दिस सॉइल। दिस सॉइल हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये मिट्टी की खास विशेषता है कि किस तरह के पौधे यहाँ पे उग सकते हैं। एक बार पौधा हुआ तो उस पौधे को बहुत तरीके के जीव जो हैं इसको खाते हैं, और इस जीव, मान लीजिए ये जीव पौधा खाया तो हो सकता है कि ये जीव खुद खाद बन जाए इन सब जीवों का। तो आप एक चीज देखिए इसमें कि मिट्टी ये आपका अजैविक है, नॉन लिविंग है। ये पौधा जीवित है, सजीव है। ये जीव सजीव हैं, लिविंग बींग्स हैं, लेकिन ये सजीव को जीने के लिए ये नॉन लिविंग थिंग यानी निर्जीव घटक की भी जरूरत है और पेड़ पौधों की भी जरूरत है। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी
कोई भी खास जगह क्षेत्र पे चलिए तो क्षेत्र पे आपके सजीव हैं, लिविंग बींग्स हैं, और निर्जीव है, पानी है। और ये पेड़ पौधा भी इस जीव के लिए जरूरत है, और ये पानी भी इस जीव के लिए जरूरत है। अब देखिए इस स्लाइड पे देखिए, यहां पे आपको सोलर एनर्जी, सूर्य ताप है ना, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त हो रहा है, और प्रकाश संश्लेषण के कारण जो है पौधे जो हैं अपना भोजन तैयार कर रहे हैं, पौधों में वृद्धि हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज ऑफ द एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम सन, द प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एबल टू प्रोड्यूस फूड फॉर इटसेल्फ। और एक बार जब पौधे का वृद्धि होता है तो दिस प्लांट इज अ फूड प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। ये पौधे को ये जीव खा रहा है, और ये जीव को दूसरा जीव खा रहा है। तो यहां देखिए 1, 2, 3 ये तीनों आपस में संबंधित हैं। ये इस पर निर्भर है, ये इस पर निर्भर है। एक और एंगल देखिए, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से जो है ये पौधे ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। यहां पे आप हैं, आपका बहुत सारा मोटर वाहन है, और आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड का स्रोत बन रहे हैं। बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जितना आप निष्कासित कर रहे हैं, जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उतने ही ज्यादा ऑक्सीजन पौधों के मात्रा से आ रहा है आपके पास। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक संतुलन है। तो हम लोग क्या देखे बच्चों, दो चीज, एक कि एक सजीव दूसरे निर्जीव या सजीव पे निर्भर है, अंतःक्रिया हो रही है। वन लिविंग बीइंग इज डिपेंडेंट ऑन अनदर, ईदर अ लिविंग बीइंग और अ नॉन लिविंग बीइंग। सेकेंडली देयर इज अ बैलेंस। इस नेचर को देखिए, इस प्रकृति को देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में बैलेंस हो रहा है। यानी प्रकृति हम लोग को इस तरह से बनाई है कि हम लोग संतुलन में रहें, हम लोग सबको ही रहें, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकले, लेकिन जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप निष्कासित कर रहे हैं उतना ही ऑक्सीजन भी आपके पास पहुंचे। जितना ऊर्जा पेड़ पौधे में इस्तेमाल हो रहा है, अवशोषित हो रहा है, वो ऊर्जा वापस आपके वायुमंडल में जाए, वापस आपके धरती पे पृथ्वी पहुंचे। तो ये काम करता है डीकंपोजर, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अपघटक। तो ये सारा जो है अंतःक्रिया, आत्मनिर्भर, एक दूसरे पे निर्भर, इस तरह का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को ये स्लाइड पोर्ट्रे कर रहा है। अब ये देखिए, ये है समुद्री जीव, ये समुद्र है। समुद्र में देखिए कितने विभिन्न प्रकार के जीव हैं, आपको समुद्री पेड़ पौधे मिलेंगे। सो ऑल दीज सी क्रीचर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। समुद्र में जो भी आप देख रहे हैं कि ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, सॉल्युबल ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है, जो घुलनशील है, ये जीवों के लिए कितना जरूरी है। ये आपका समुद्री शैवाल, दीज आर वीड्स, ओशन वीड्स, सी वीड्स, सी प्लांट्स, दैट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर ऑल द लिविंग बींग्स। तो निर्जीव और सजीव दोनों इक्वेशन, दोनों बैलेंस बना रही है इस समंदर में भी। आगे चलते हैं, वाटर, जल। ये जल क्या है? एक निर्जीव है, नॉन लिविंग बीइंग है, लेकिन ये निर्जीव तत्व जो है मानव जाति के लिए भी महत्वपूर्ण है, जंतु के लिए भी जरूरत है, एनिमल्स के लिए, पौधे के लिए भी जरूरत है, और पंछियों के लिए भी जरूरत है। तो आप देख रहे हैं कि हर एक तत्व को सही मात्रा में मिलते रहे तो आपका जीवन जो है एक सक्रिय फले फूलेगा। मीन्स देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स इन योर बायोस्फीयर, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स ऑन अर्थ दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर सर्वाइवल, एंड ऑल दीज एलिमेंट्स, वेदर लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स, चाहे जो भी तत्व हो, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, एक खास संतुलन में रहना चाहिए।
अब देखिए सूर्य ऊर्जा, सनलाइट से आपको ऊर्जा मिलता है। अब सूर्य की रोशनी से क्या क्या फायदा है? ये आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, यानी आपके शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपकी आंख के दृष्टि को सही करता है, रिजुविनेट्स आईज। ये आपके निद्रा के क्वालिटी को, इट इंप्रूव्स स्लीप क्वालिटी। आपके हार्ट के लिए महत्वपूर्ण होता है, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए महत्वपूर्ण है। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में हम लोग चयापचय क्रिया कहते हैं, तो आपके शरीर के चयापचय क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपके ग्रोथ में, ये आपके हाइट में, ये आपके जो है वृद्धि करती है। तो सूर्य जो है, सूर्य की ऊर्जा एक निर्जीव तत्व के नाते आपके लिए कितना जरूरी है। अब देखिए, ये जो सूर्य है ये पेड़ पौधे के लिए भी जरूरत है। ये सूर्य जो है ये आपका फूल के लिए भी जरूरत है। ये सूर्य जो है, सूर्य की ऊर्जा ये जीव के लिए भी जरूरत है। सूर्य की ऊर्जा पहाड़ों के लिए भी जरूरी है, क्योंकि पहाड़ का बनना, विघटन होना, उसके खनिज पदार्थ में भी यहां से एनर्जी ट्रांसफर होता है। अब आप देखिए नया कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट देखिए, मिट्टी में बहुत तरीके के रासायनिक पदार्थ होते हैं, बहुत तरीके के उर्वरक होते हैं, बहुत तरीके के जीव होते हैं। और मिट्टी के उर्वरक, मिट्टी के गुण, सॉइल के क्वालिटी के आधार पे कोई खास पौधा बढ़ता है और कोई खास पौधा नहीं बढ़ पाता है। अब जो है ये सारा जो आप उदाहरण देख रहे हैं, आप क्या देखें इसमें कि पेड़ पौधे से, जिसको कि हम लोग प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पादक करते हैं, ये पेड़ पौधे पे मेढक निर्भर है, मेढक पे सांप निर्भर है, सांप पे गिद्ध निर्भर है, और फिर जो भी ऊर्जा अवशोषित होता है आपके पेड़ से लेके गिद्ध तक, सब कुछ जो है मरने के बाद इनका ऊर्जा को सरल पदार्थों में जो है डीकंपोजर, अपघटक जो है वापस प्रकृति के चक्र में पहुंचा देता है। तो अभी तक हम लोग बच्चों क्या बात किए हैं? हम लोग ये बात किए हैं कि हम लोगों को सुखी जीवन, स्वास्थ्य जीवन तभी संभव है जबकि सारे तत्व, जो भी प्रकृति द्वारा दिया गया तत्व, संतुलन में हो। और यदि संतुलन बिगड़ा फिर वही हाल हो जाएगा जो कोरोना काल में होता है। कोरोना काल से पहले आप आराम से घूम सकते थे, आप आराम से बैठ सकते थे, आराम से पढ़ाई कर सकते थे, आराम से किराना की दुकान पे जा सकते थे। लेकिन प्रकृति का संतुलन बदला और आप देखिए लॉकडाउन आप महसूस कर रहे हैं। तो यही से कॉन्सेप्ट आता है, जो हम लोग अभी तक का जो उदाहरण देखे हैं, यहीं से दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और परिस्थितिकी। तो इन्वायरमेंट को पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सराउंडिंग्स और कंडीशंस इन विच अ पर्सन, एनिमल और प्लांट लिव्स और ऑपरेट्स। कहने का मतलब कि अभी तक जो भी आप एग्जाम्पल देखे हैं, चाहे अपने आप को रख के देखिए या किसी जानवर को रख के देखिए या पौधों को रख के देखिए, वो अपने जीवित रहने के लिए वो नॉन लिविंग और लिविंग फैक्टर दोनों पे डिपेंडेंट है। दैट इज वाई environment can be defined as the surroundings or conditions in which a person, animal or plant lives or operates। कहने का मतलब यदि अपने आप को भी आप लेते हैं तो आपके चारों तरफ जो भी लिविंग चीज देख रहे हैं, जो भी लिविंग थिंग्स देख रहे हैं, चाहे दोस्त देखें या दुश्मन देखें या पेरेंट्स देखें या पेड़ पौधा देखें या सनलाइट देखें या मिट्टी देखें, वो सारा कुछ मिला के आपका एनवायरमेंट कहलाता है। तो एनवायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज द सराउंडिंग्स और कंडीशंस in which a person, animal or plant lives or operates। The term environment refers to all elements, मतलब जितने भी आपके अगल बगल आजू बाजू जितने भी तत्व हैं, to all elements of the physical and biological world। physical world मतलब नॉन लिविंग कह लीजिए, है ना, जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन हुआ,
आपका एनर्जी फैक्टर हुआ, सनलाइट हुआ, आपका नाइट्रोजन गैस हुआ, ऑक्सीजन गैस हुआ, तो ये फिजिकल फैक्टर हो गया। और दूसरा है बायोलॉजिकल वर्ल्ड, मतलब आप प्लांट्स है ना, सब्जी खाते हैं, फल खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो ये हो गया बायोलॉजिकल। आप यू डिपेंड ऑन द फूड, सो यू डिपेंड ऑन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, और देर इज एन इंटरैक्शन। आप निर्भर हैं, यू आर डिपेंडेंट अपॉन मेनी ऑफ द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल नीड्स। So environment refers to everything around you that makes you healthy, that makes your life healthy. So environment can be defined as the surroundings or conditions in which a person, animal or plant lives or operates. The term environment refers to all elements of the physical and biological world as well as the interactions between them. चलिए इसको हम लोग हिंदी में बात करते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण सभी भौतिक तत्व को कहते हैं। पेड़, पहाड़, रासायनिक तत्व, सूर्य ऊर्जा, मिट्टी की उर्वरकता और रासायनिक तत्व सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जैविक कारक, सब्जी, आम का पेड़, फल, गाय का दूध। तो पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत एक इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्र आबादी को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब आपके आजू बाजू जो कुछ भी है वही है पर्यावरण। तो पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे चारों ओर रहता है। तो ये चारों ओर जो रहते हैं ये लिविंग भी हैं और नॉन लिविंग भी है। आपको नेचर एक गिफ्ट दी है, प्रकृति आपको उपहार दी है कि जो भी आपको चाहिए एक संतुलन में चाहिए। अब सवाल उठता है क्यों संतुलन में चाहिए? तो ये हम लोग को दूसरे कॉन्सेप्ट पे ले जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी। पर्यावरण का ही एक भाग है पारिस्थितिकी। कहने का मतलब है कि आप अपने जीने के लिए जीव पे निर्भर हैं, पौधों पे निर्भर हैं और जंतुओं पे निर्भर हैं। आपका जीव, पौधों और जंतुओं के साथ एक अलग सा संबंध है। आप सपोज पटना में रह रहे हैं, आपको शिमला बहुत अच्छा लगता होगा, मनाली बहुत अच्छा लगता होगा। आप एक दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, लेकिन 6 महीने नहीं रह सकते। आपकी तबीयत, सेहत पर असर पड़ेगा क्योंकि आप खास तरीके के तत्व पे रहने के आदी हैं। तो आपके चारों तरफ जो जीव हैं, पौधा हैं और जंतु हैं, इसका संबंध, जो अंतःक्रिया, रिलेशनशिप, निर्भरता को जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसको कहते हैं पारिस्थितिकी। अंग्रेजी में परिस्थितिकी को कहते हैं इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देयर आर सो मेनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स in your society, on your mother earth. You have trees, you have flowers, you have fruits, you have non-veg items to eat. So you are dependent on them. And so these elements can be humans. You have friends, foes, parents, and you have a physical environment, a particular type of temperature, a particular type of sun's rays, a particular type of chemical composition of your soils. So there is a vital connection between you and the physical environment. There is a vital connection between you and the other human or living beings. So ecology is the study of these vital connections that is around you. Ecology is a subset of environment. So ecology is the study of the relationship between living organisms including humans and their physical environment. It seeks to understand the vital connections between plants and animals and the world around them. तो बच्चों, अभी तक हम लोग क्या देखे? अभी तक हम लोग देखे
कि प्रकृति जो है एक संतुलन में बहुत सारे तत्व को उपहार स्वरूप आपको देती है, राइट? नेचर एज अ गिफ्ट gives you many elements and these elements are in right quantity and in good quality. So there is a balance. एक संतुलन, प्राकृतिक संतुलन बना हुआ है। अब सवाल उठता है, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि ये संतुलन यदि बिगड़ जाए, ये जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है यदि बिगड़ जाए, उसी को हम लोग नाम देते हैं पोल्यूशन, उसी को कहते हैं प्रदूषण। तो चलिए, पोल्यूशन या प्रदूषण टॉपिक से आने से पहले आपको जरा मेंस का क्वेश्चन भी जो इस साल बीपीएससी 66 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में एक क्वेश्चन ये है, हाल ही में लैंसेट स्टडी के अनुसार भारत में हर 8 में से 1 मौत वायु प्रदूषण के कारण होती है। भारत में बढ़ते वायु प्रदूषण के कारणों और पर्यावरणीय और स्वास्थ्य प्रभावों की जांच करें। ये मेंस का क्वेश्चन है जो 66 बीपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंग्लिश में पढ़िए। एज पर द रिसेंट लैंसेट स्टडी 1 out of every 8 deaths in India is attributable to air pollution. Examine the causes and the environmental and health impacts of rising air population in India. दूसरा क्वेश्चन जो बीपीएससी 66 मेंस के लिए है, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बिहार टू कंट्रोल एयर पॉपुलेशन। भारत और बिहार सरकार द्वारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है इस साल के लिए बच्चों मेंस में भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक। अभी तक हम लोग ये बात किए थे कि प्रकृति उपहार स्वरूप आपको एक संतुलन देती है, हर एक तत्वों का संतुलन देती है। द नेचर गिव्स यू एज अ गिफ्ट मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, दे कैन बी लिविंग ऑल्सो, दे कैन बी नॉन लिविंग, बट नेचर मेंटेन्स अ बैलेंस, देयर इज एन इकोलॉजिकल बैलेंस। अब जो है बहुत सारे तत्व होंगे जो इस संतुलन को, बैलेंस को बिगाड़ते हैं, और यही तत्व जो संतुलन और बैलेंस को बिगाड़ते हैं उसी को हम लोग कहते हैं बच्चों पोल्यूशन, हिंदी में कहते हैं प्रदूषण। तो प्रदूषण या पोल्यूशन को हम लोग समझे, इसका मतलब क्या है। पोल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। देखिए, आप पर्सन एक्स, आपको एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, एयर चाहिए क्योंकि आप सांस लेते हैं। लैंड चाहिए, भूमि चाहिए जिसपे कि आप रहते हैं, भूमि से आपको पेड़ पौधा, वनस्पति, सब्जी, फल मिलता है। वाटर, पानी आप पीते हैं। तो एक खास क्वांटिटी में या खास क्वालिटी में ये आपको मिलता है। लेकिन किसी के तत्व आने से, कोई नया फॉरेन एलिमेंट आने से आपका एयर दूषित हो जाता है। माने एयर में वो क्वालिटी नहीं रह पाता है कि जिससे आप सही रूप से सांस ले सके। भूमि में बहुत सारा संक्रमण, इन्फेक्शन हो जाता है। वाटर जो है वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता है। तो सवाल ही उठता है कि ये पानी पीने का पहले बहुत अच्छा स्रोत था, बहुत अच्छा सोर्स था, ये नदी पहले पीने के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जाता था, ये अब जहरीला क्यों हो गया है, किसके आने से आ गया है। तो वो विदेशी तत्व, वो एक्सटर्नल एलिमेंट्स, वो अनडिजायरेबल चेंज, वो अवांछित तत्व जो आपके पर्यावरण में आ जाए, जिससे कि संतुलन बिगड़ जाए, उसी को हम लोग अंग्रेजी में पॉल्यूशन या प्रदूषण कहते हैं। सो पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। हिंदी में पढ़िए। प्रदूषण का अर्थ है वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना। यानी कि यदि जो आपके पर्यावरण में वायु है, जल है, मिट्टी है, किसी अवांछित तत्व आ गए, ऐसे तत्व को, जैसे कि आप कोरोना को नहीं चाहते हैं,
वो आ गया तो खाने भी आप शुद्ध रूप से नहीं खा पाएंगे, डर लगेगा, आप लोग से मिल नहीं पाएंगे, छू नहीं पाएंगे, मिट्टी नहीं छू पाएंगे, जल नहीं छू पाएंगे, वायु नहीं छू पाएंगे। वायु में आज कैसे मास्क लगा के चलते हैं। तो वो अवांछित तत्व जब आपके वातावरण में आ जाए, पर्यावरण में आ जाए, तो उस अवांछित तत्व को हम लोग कहते हैं प्रदूषण। ठीक है, तो अब सवाल उठता है कि वो अवांछित तत्व को क्या कहा जाता है, यानी जिसके कारण प्रदूषण होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में पॉल्यूटेंट्स और हिंदी में कहते हैं प्रदूषक। एजेंट्स दैट ब्रिंग अबाउट सच एन अनडिजायरेबल चेंज आर कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट्स, यानी वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषक ऐसे पदार्थ हैं जिनके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, गैस, धूल, धुआं, अम्ल, एसिड, यूरेनियम, कार्बनिक पदार्थ, ये सब जो है आपके प्रदूषक के रूप में देखा जाता है। कार्बन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, है ना, धातु और या अनजैविक यौगिक प्रकार या निलंबित कण पदार्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ये आपके सांस में बहुत दिक्कत करता है। तो ये सब जो अवांछित तत्व हैं, ये आपके पर्यावरण को दूषित करता है, यानी ये सब प्रदूषक हैं। तो प्रदूषक क्या है बच्चों? वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। एजेंट्स या एलिमेंट्स that factors that bring about such an undesirable changes are called as pollutants। अब जो है सवाल उठता है, क्या सरकार इसके लिए कोई नियमावली बनाई है, कोई रेगुलेशंस बना है जिसके कारण कि आप पोल्यूशन को नियंत्रित कर सकते हैं? तो हाँ, सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अधिनियम ले आई है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ताकि आपका एयर क्वालिटी इंप्रूव हो सके, वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो सके और सॉइल क्वालिटी इंप्रूव हो सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गाइडलाइंस लॉ बनाई है। इसके बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, हिंदी में सुन लीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ये पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए एक अधिनियम है, एक कानून है। इसके द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूनाइटेड नेशंस द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए गाइडलाइंस पे आधारित है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस जो है कुछ गाइडलाइंस इशू की है जिससे कि आपका एनवायरनमेंट कंजर्व हो सके, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन से बचाया जा सके, क्योंकि पोल्यूशन और डेवलपमेंट, प्रदूषण और विकास एक जो कहिए साथ साथ इस पे डिबेट चलते रहता है। तो संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देश के तहत भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बना है और भारत में ये कानून जो है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए एक ठोस कदम भी कह सकते हैं आप। अब देखिए आपका जो प्रदूषक है, अब हमारा जो टॉपिक है प्रदूषक, पॉल्यूटेंट्स, ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जिसको हिंदी में कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक, और दूसरा होता है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, जिसको हम लोग जैव निम्नीकरण प्रदूषक कहते हैं। तो प्रदूषक दो तरीके के होते हैं, एक होता है जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक और दूसरा होता है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। Pollutants are of two types. One is non-degradable pollutants and the other is your biodegradable pollutants. चलिए आगे देखते हैं इन लोग के मतलब। नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होता है? नॉन डिग्रेडेबल का मतलब होता है
कि देयर इज अ बैलेंस, एक चक्र है कि जो भी आप मान लीजिए फूड प्रोडक्ट है, एक कॉम्प्लेक्स है, तो एक बार उसको क्या होता है कि प्रकृति इस तरह से डिजाइन करती है, नेचर अपने आप को इस तरह से डिफाइन की है, परिभाषित की है कि जो भी आप जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाए, ताकि वो सरल पदार्थ फिर से आपके पर्यावरण में, आपके जैव चक्र में, आपके बायोसाइकिल में फिर से वो आ जाए और आप भी खूब इस्तेमाल करें और आपके आने वाली पीढ़ी भी खूब इस्तेमाल करे। नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स वो क्या है कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेस, मीन्स सम पॉल्यूटेंट्स कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस, दे आर नोन एज नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। जैसे कि प्लास्टिक्स हुआ, पॉलिथीन बैग हुआ, डीडीटी हुआ, इंसेक्टिसाइड हुआ, पेस्टिसाइड हुआ, मरकरी हुआ, लेड हुआ, आर्सेनिक हुआ। हिंदी में समझिए, जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक, कहने का मतलब कि इस प्रदूषक को सरल उत्पादों में, सरल तत्वों में विघटित नहीं किया जा सकता है, उसको जो है डिकम्पोजर या डिकम्पोजर इंग्लिश में हिंद कहते हैं और अपघटक हिंदी में कहते हैं कि अपघटक द्वारा सरल पदार्थों में इसको नहीं तोड़ा जा सकता है। और यदि सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है तो बस आप तक ही उसका इस्तेमाल सीमित रह जाएगा, पूरे पर्यावरण को प्रदूषित तो करेगा ही करेगा। जिस सरल पदार्थ से ये बना है, ये फूड प्रोडक्ट या जो भी सामग्री बना है, आपके अगले पीढ़ी के लिए बचेगा नहीं। तो जिस प्रदूषक को सरल उत्पादों में नहीं परिवर्तित किया जा सकता है उसको हम लोग जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कहते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल है डीडीटी, पीड़कनाशी, कीटनाशी, पारा, सीसा, आर्सेनिक, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक तथा रेडियोधर्मी कचरा। ठीक है, और देखिए उसका उदाहरण आप देखिए, ये जो कचरा है, प्लास्टिक है, डीडीटी है, इंसेक्टिसाइड्स है, ये सब आपका नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स है और अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। लेकिन दूसरा जो है आपका है वो है बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, यानी वो पॉल्यूटेंट्स जो कि सिंपल हार्मलेस सब्सटेंस में नेचर के द्वारा तोड़ा जा सकता है, दैट कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय सर्टेन बैक्टीरिया, दे आर नोन एज बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। अब सवाल उठता है कि बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में यदि सिंपल सब्सटेंस में इसको ब्रेक कर दिया जाए तो फिर ये पॉल्यूटेंट्स क्यों कहलाएगा? तो ये पॉल्यूटेंट्स तब कहलाता है बच्चों जब इसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाए, जरूरत से ज्यादा ये आपके क्वांटिटी हो जाए, तब ये पॉल्यूटेंट कहलाता है। बट बायोडिग्रेडेबल यू कैन मीन्स नेचर कैन मीन्स सर्टेन बैक्टीरिया कैन ब्रेक डाउन इट इनटू simple and harmless substances. Why they are called pollutants? Because when they are there in large quantities, then it is a pollutant. जैसे कि आपका डोमेस्टिक वेस्ट, आपके घर का कचरा, यूरिन हुआ, फिसल मैटर हुआ, सीवेज हुआ, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज हुआ, पेपर हुआ, वुड हुआ, क्लोथ हुआ, कैटल डंग हुआ, एनिमल बोन्स हुआ, लेदर हुआ, ये सब है। हिंदी में देखते हैं जैव निम्नीकरण प्रदूषक। जैव निम्नीकरण प्रदूषक या बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं बच्चों जो कि सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित हो सकते हैं। यदि सरल पदार्थ में ये टूट सकते हैं और एक बार सरल पदार्थ में टूट गए तो ये जैव भू रासायनिक चक्र में प्रवेश कर जाते हैं, ताकि फिर से आप भी इस्तेमाल करें, आपके बच्चे भी इसको इस्तेमाल कर सके। इस वर्ग के प्रदूषकों का विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है तथा अपघटित पदार्थ जैव भू रासायनिक चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। अब ये चूंकि अपघटित हो जाता है तो क्यों प्रदूषक बोला जाता है? ये इसलिए जब बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में हो तभी इनको प्रदूषक कहा जाता है। यदि सीमित मात्रा में है तो धीरे धीरे अपघटित हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में है तब आपके पर्यावरण के लिए ये दिक्कत कर देता है। तो ऐसी पदार्थ उसी अवस्था में प्रदूषक कहलाते हैं जब अत्यधिक मात्रा में निर्मित इन पदार्थों का उचित समय में अवकर्षण नहीं हो पाता। उदाहरण देख लेते हैं, घर की रसोई का कूड़ा, मलमूत्र,
कृषि उत्पादित अपशिष्ट, कागज, लकड़ी तथा कपड़े इसके समान उदाहरण हैं। ये हैं इसके उदाहरण। अब चलते हैं बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है, हम लोग जो अगला कुछ टॉपिक पे कंसंट्रेट करेंगे, वो कंसंट्रेट करेंगे हम लोग पर्यावरण परिस्थितिकी देख लिए। अब हम लोग, आप जो हैं एयर पॉल्यूशन देख लिए, सॉरी पर्यावरण और परिस्थितिकी देख लिए। आप ये देख लिए कि प्रदूषक किसको कहते हैं, किसको पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स के कितने प्रकार होते हैं। हम लोग 3 कॉन्सेप्ट देखे। फर्स्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण और परिस्थितिकी। सेकेंड कॉन्सेप्ट हम लोग देखे कि व्हाट इज पॉल्यूटेंट, प्रदूषक क्या होते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट देखे कि कितने प्रकार के प्रदूषक होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। अब हम लोग जरा एक खास फीचर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो कि आगे का वीडियो भी इसी पे बना होगा। तो हमारा अब जो टॉपिक चालू होता है वो है एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, वायु प्रदूषण और इसका नियंत्रण। कह लीजिए कि प्रदूषण इतनी तेजी से बढ़ रहा है और रोज नई नई बीमारियां पैदा कर रहा है। प्रदूषण इतनी तेजी से बढ़ रहा है और रोज नई नई बीमारियां पैदा कर रहा है। कुछ पाने के लिए हमने कीमत कितनी चुकाई दोस्तों, कुछ पाने के लिए हमने कीमत कितनी चुकाई दोस्तों। अपनी सांसों को खुद हमने जहरीली हवा दिलाई दोस्तों, अपनी सांसों को खुद हमने जहरीली हवा दिलाई दोस्तों। कुछ पाने के लिए हमने कीमत कितनी चुकाई दोस्तों, अपनी सांसों को खुद हमने जहरीली हवा दिलाई जरूरी। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि वायु प्रदूषण और इसको नियंत्रण कैसे करना है और क्यों करना है। क्यों, किस लिए करना है भैया? क्योंकि शुद्ध हवा की जरूरत है, क्योंकि जीवन बहुत खूबसूरत है। तो चूंकि जीवन बहुत खूबसूरत है, इसलिए हम लोगों को खुद जो है शुद्ध हवा की जरूरत है। अब देखिए इस स्लाइड को देखिए। वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर आवर रेस्पिरेटरी नीड्स। हमारी जो भी श्वसन संबंधी आवश्यकताएं हैं, ये सारी श्वसन संबंधी आवश्यकताएं वायु पर निर्भर करती है। हम लोग सांस लेते हैं तो सारा कुछ जो है वायु से, आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा श्वसन प्रणाली, सब कुछ वायु पर ही निर्भर करता है। और यदि वायु में प्रदूषण हो जाए तो क्या होगा? एक तो आपका जिंदगी छोटा हो जाएगा, यू विल हैव अ शॉर्टर लाइफ। बहुत सारा डिसेबिलिटीज हो जाएगा, बहुत सारे आपकी वृद्धि पे रोक लग जाएगी, बहुत सारे बीमारी हो सकता है, जैसे अल्जीमर वायु प्रदूषण से होता है, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज, अस्थमा, लंग कैंसर। जब बच्चे का जन्म होता है तो बहुत ही कमजोर, ये वायु प्रदूषण के कारण भी होता है। जन्म के समय बहुत सारा डिफेक्ट, यहां तक कि डायबिटीज भी जो है आपका पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन से बात की जा रही है। तो वायु प्रदूषक जो है सभी जीवों को क्षति पहुंचाता है। एयर पॉल्यूटेंट्स कॉज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये देखिए फसल, ये जो ब्राउन ब्राउन भूरा भूरा भाग देखिए, ये प्रदूषण का नतीजा है। फसल की वृद्धि को कम कर देता है, फसल की उत्पादन को कम कर देता है। और इसके कारण क्या है कि ये देखिए, ये सब जो है प्रदूषण का उदाहरण है। और प्रदूषण के कारण पौधे जो हैं अपरिपक्व अवस्था में मर जाते हैं। पौधे बड़े नहीं हो पाते हैं, प्रदूषण के कारण वो कुछ दिनों में ही वो विलुप्त हो जाते हैं। सो पोल्यूशन reduces growth and yield of crops. Pollution reduces output of crops. Pollution reduces production of crops. And in many cases causes premature death of plants. आप देखिए प्रदूषण के कारण जो वृद्धि है, पौधों में जो फसल की वृद्धि है वो कम हो जाती है, दे रिड्यूस ग्रोथ। और
प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन जो है, 3 फैक्टर्स पे, 3 कारक पे ये निर्भर करती है कि कितना ज्यादा ये क्षति पहुंचाएगी। पहला जो फैक्टर है उसको कहते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, यानी प्रदूषक की सांद्रता। बहुत सारा आपके यहां पॉल्यूटेंट है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया। ये कितने इसकी आपके वायु में कितना इसकी सांद्रता है, कितना इसका परसेंटेज है, कितना इसका कॉन्सेंट्रेशन है, उस पे भी वायु प्रदूषण का स्तर हम लोग को मालूम चलता है कि कितना ज्यादा ये क्षति पहुंचा सकता है। दूसरा कारक है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, जिसको कि एक्सपोजर को हिंदी में कहते हैं उद्वासन काल। तो उद्भासन काल या ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर का मतलब यह होता है कि ठीक है, एक कारक है कि प्रदूषक की सांद्रता, एक कारक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, लेकिन सवाल उठता है कि आप कितने देर तक उस प्रदूषक के सामने। अब देखिए फॉर एग्जांपल कोरोना वायु में भी फैला हुआ है, एयर में भी फैला हुआ है। अब जो है कितना प्रतिशत है कि आपको कोरोना इन्फेक्शन हो गया हो, वो डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है कि आप इन्फेक्टेड पर्सन्स या उस तरह के कैंटोनमेंट जोन में कितने देर तक थे, कितने देर तक रह रहे हैं। तो उद्भासन काल, तो आपका वायु प्रदूषण उद्भासन काल या ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। और तीसरा जो कारक है वो है द ऑर्गेनिजम्स या जीव। यदि जीव खुद, आपका उम्र यदि 18 वर्ष है, आपका उम्र 55 वर्ष है, आपका उम्र 70 वर्ष है, आप में कौन कौन सी बीमारी है या स्वस्थ हैं, तो जीव पे भी निर्भर करता है कि किस तरह से वो प्रदूषक उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो हार्मफुल इफेक्ट्स, यदि हम लोग वायु प्रदूषण का हार्मफुल इफेक्ट की बात करें, यदि हम लोग वायु प्रदूषण की हानिकारक प्रभाव पर बात करें, तो 3 कारक पे ये निर्भर है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, जिसको हिंदी में हम लोग प्रदूषक की सांद्रता कहते हैं। दूसरा कारक है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, जिसको कि हम लोग हिंदी में उद्भासन काल कहते हैं। और तीसरा कारण है द ऑर्गेनिज्म, जिसको कि हम लोग हिंदी में जीव कहते हैं। अब देखिए, अब जो है हम लोग देखते हैं कि कौन कौन स्रोत है जिससे कि वायु प्रदूषण हो रहा है। इसको देखिए, कंपनियों की चिमनियों से निकल रहा है धुआं। यह है इंसानों की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा जुआ। ये जो चिमनी से निकल रहा है, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्मोक स्टैक्स या धुएं की नाल या धूम्र स्तंभ। यही है कंपनियों की चिमनियों से निकल रहा है ये धुआं। देखिए, यह है इंसानों की जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा जुआ। 99% इससे जो आपके हानिकारक गैस जो निकलते हैं, इसको रोका जा सकता है। 99% वो रोका जा सकता है। एक प्रोसेस है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहते हैं या स्थिर वैद्युत अवक्षेपित कहते हैं। मतलब आपका जो ये थर्मल पावर प्लांट देख रहे हैं, आप जो विद्युत संयंत्र देख रहे हैं, और इस विद्युत संयंत्र के ये धूम्र स्तंभ देख रहे हैं, स्मोक स्टैक्स देख रहे हैं, इससे हानिकारक गैस निकलता है। लेकिन 99% इस हानिकारक गैस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एक मशीन और प्रोसेस है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कहते हैं। हिंदी में इसको स्थिर वैद्युत अवक्षेपित कहते हैं। यहां से हमारा डिस्कशन बच्चों दूसरे मोड़ पे आ जाता है, और वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हम लोग अगले वीडियो में, इस वीडियो को अच्छे से पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या स्थिर वैद्युत अवक्षेपित पे कैसे ये काम करता है। फिर दूसरा हम लोग बात करेंगे कैटालिटिक कन्वर्टर्स या उत्प्रेरक परिवर्तक। कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो है आपके ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होता है। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टिकुलेट मैटर्स या कणिकीय पदार्थ।
हम लोग जो बात ये किए थे कि 99% जो है इससे हानिकारक हवा को शुद्ध किया जा सकता है, हानिकारक गैस को निकलने से बंद किया जा सकता है, लेकिन 1% पार्टिकुलेट मैटर्स जो हैं, कणिकीय पदार्थ हैं, इसको हम लोग को रोकना असंभव है फिलहाल। तो हम लोग ये 3 टॉपिक पे अगले वीडियो पे बात करेंगे। तब तक रिवीजन कीजिए। थैंक यू and let us meet again through the next video. And if you find this information important for your PT and mains exam, then please subscribe the channel. Thank you.